My dear students, you are welcome back to Geometrics classes for Mathematics. Today, I will discuss sample question paper 2021. Sample question paper 2021. आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पार्ट ए सेक्शन 1. बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन जो है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब इज 1 और नॉट. तो सबसे पहले जाने कि फंक्शन को 1 कैसे चेक कर सकते हैं. आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर. तो एक तो है मैपिंग से चेक कर सकते हैं, दूसरा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से, तीसरा है ग्राफ से. तो अब आप देखिए, सिंपल ग्राफ से मैं बताता हूं आपको कि एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से ग्राफ होता है. अब आप देखेंगे इसमें ग्राफ में कि एक एक्स के लिए कहीं पर भी पॉइंट ले, एक एक्स के लिए आपको एक वाई मिलेगा. 1 इनपुट 1 आउटपुट. 1 इनपुट यहां से एक्स लिया, आपको वाई यहां पर मिला. कहीं भी आप लेंगे, यहां पर ले तो एक एक्स के लिए आपको एक वाई मिलेगा. फॉर 1 एक्स 1 वाई, इट मीन्स दिस इज 1 फंक्शन. एक तो तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका है मैपिंग से. देखें, आपको सारे नहीं करने, मैं समझा रहा हूं बस जस्ट फॉर नॉलेज. अब आप देखें, यहां पर भी रियल नंबर है, यहां पर भी रियल नंबर है, और ये एक फंक्शन है जहां एक्स क्यूब है. रियल नंबर में सारे नेगेटिव आते हैं, कुछ हम फ्रैक्शन भी ले लेते हैं. 1 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, √2 ले लिया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया. इधर भी सेम चीज़ ले लेंगे. क्यूब है तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, 0 होगा, √2 का क्यूब 2√2 हो जाएगा. अब आप देखें मैच करके, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, -1 का क्यूब करेंगे -1 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा, √2 का 2√2 होगा, 1/2 का क्यूब 1/8 होगा. अब इस मैपिंग में इसके सारे एलिमेंट ले लें, मतलब रियल नंबर, उसका क्यूब करें, जो रिजल्ट बन के आएगा वो सभी के सभी रियल नंबर होंगे. 1 फंक्शन कहते हैं एक तीर एक निशाना. एक तीर चलाया और एक को लगना चाहिए. अगर एक तीर 2 को लग गया तो वो गलत हो जाएगा, मतलब फंक्शन नहीं होगा. एक तीर से 2 निशान, 2 शिकार नहीं हो सकते. एक तीर से एक ही शिकार. और दूसरा नंबर, ये सारे तीर चलाए, मतलब ये कि इसका सारा मेंबर कनेक्टेड हो. किससे? सिंगल से. यूनिक इमेज होना चाहिए. और यहां पर देख रहे हैं 1 1 1 1 1 1, तो ये फंक्शन 1 1 है. ये था मैपिंग से. अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट करें तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, fx1 इक्वल fx2. फिर ये फंक्शन आपका fx इक्वल एक्स क्यूब है. इसमें x की जगह x1 पुट करेंगे तो x1 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू x2 क्यूब. लेकिन आप उसको इधर ला करके दिखाएं तो x1 क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल 0. यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं. a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ये फ्रैक्शन में आ गया, आइदर दिस 0 और दिस 0. आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 स्क्वायर
प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, तो ये 0 होगा, तो x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। मैंने आपको डिटेल में समझाया, आपको पेपर में ये सारे नहीं करने हैं, कोई एक ये कर देना पेपर में, ये समझने के लिए समझाया कि फंक्शन 1 1 क्या होता है। पहले तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब ये सारे के सारे यूनिक इमेज बनाए सेट बी में, मतलब कि कन्वर्जेंस अलाउड है पर डाइवर्जेंस अलाउड नहीं है। कन्वर्जेंस का मतलब सारे एक जगह मिल जाए, डाइवर्जेंस का मतलब ऐसे डाइवर्ज हो जाए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम अब इस पर नहीं देंगे हम। इसका और पार्ट है, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए एंड ए इक्वल टू 3। और पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप फॉर्मूला याद कर लें, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, तो 2 का पावर n आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 पावर 6। तब आप कहेंगे ये आया कैसे, तो ये इसके लिए मैं बताता हूं। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट लेते हैं a, b, c, अब इससे हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया, a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया। अब a क्रॉस a करेंगे तो a बनेगा, a b बनेगा, a c बनेगा। b से b a, b b, b c, c से c a, c b, c c। अब आप देखें कितने ऑर्डर पेयर बन गए, 3 स्क्वायर 9 ऑर्डर पेयर। तो हम 3 माइनस क्यों करते हैं उसका रीजन बता रहा हूं मैं। अब रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब 3 एलिमेंट अगर इसके अंदर है, सेट ए में ए बी सी है, तो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये देखें ए ए, बी बी, सी सी, ये तीनों तो होना ही चाहिए। अब बाकी बच गए ये 3, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये 3 होगा रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। एक ये ले लें या फिर ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कितने तरीके हैं, या तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो इसके कितने तरीके, 2 तरीके, इसके 2 तरीके, इसके 2 तरीके, इसके 2 तरीके, इसके 2 तरीके, तो ये 6 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 तरीके हो गए, इसलिए 2 पावर 6 नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। आप इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 6 हो गया, हो सकता है 6 में से एक भी ना सेलेक्ट करें, 6C0, हो सकता है इसमें एक सेलेक्ट करें, 6C1, 2 सेलेक्ट करें, 3 सेलेक्ट करें, 4 सेलेक्ट करें, 5 सेलेक्ट करें, 6 के 6 सेलेक्ट करें। तो आपने ये पढ़ा होगा बाइनोमियल में NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, तो ये रिजल्ट क्या आता है 2 पावर n, और यहाँ पर n क्या है 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पावर 6। समझ आया, ये था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह से अगर n एलिमेंट होगा, ये n स्क्वायर माइनस n कैसे आया, तो अब आप ये देखें n एलिमेंट्स है तो ये n बनेगा और टोटल n स्क्वायर होगा, a क्रॉस a में टोटल एलिमेंट n स्क्वायर होगा। अब उसमें से हम क्या करें, जैसे इसमें 9 बना, 9 में से 3 और 3 6, 9 माइनस 3 माइनस कर दिया, 6 बच गए।
तो 2 का पावर 6 आ गया। उसी तरह से n स्क्वायर में से ये n को माइनस कर देंगे, तो n स्क्वायर माइनस n C0 प्लस n स्क्वायर माइनस n C1 n स्क्वायर माइनस n C2, इस तरह से n स्क्वायर माइनस n C n स्क्वायर माइनस n, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n। मैं समझता हूं समझ आ गया होगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन जैसे होता है, दो सेट दिया हुआ है, सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n है, तो a क्रॉस b में m इंटू n टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अगर सिर्फ रिलेशन पूछा तो 2 पावर mn होता है। अगर a क्रॉस a में है n इंटू n तो 2 पावर n स्क्वायर। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उसमें से n निकाल दो, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n। क्वेश्चन नंबर 2, a relation R in S equal to 1, 2, 3 is defined R equal to 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3। अब इसमें पूछा गया कि विच एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर इज रिमूव टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन। कोई सेट में 1, 2, 3 दिया हुआ है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो देखें 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ है। अब सिमेट्रिक के लिए ए का बी के साथ, बी का ए के साथ होना चाहिए। ये ए बी डिफरेंट एलिमेंट है, 1, 2 है तो 2, 1 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब किसको रिमूव करेंगे, 1, 2 को। ये नहीं होना चाहिए, ये हटा देंगे। ये रिफ्लेक्सिव है ही, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसको हटाने से। तो क्वेश्चन में यही था कि इसको रिमूव करेंगे। थर्ड में है आर, रिलेशन आर in the set of real numbers defined as r equal to a comma b such that root a equal to b। अब ये दिया हुआ है इज अ फंक्शन और नॉट। अब ये फंक्शन है कि नहीं। अब देखो रियल टू रियल है रिलेशन जो है, आर मतलब ये रिलेशन नहीं, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब आप रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होता है और रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो जाए तो दूसरे सेट में जो रियल नंबर है वो किसी से मैच नहीं करेगा। तो रूट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बिलोंग्स टू -infinity, 0। रूट ए नॉट डिफाइंड -infinity to 0, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होता है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन में ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड होना चाहिए यूनिक एलिमेंट से बी के। तो अब यहाँ पर ये जो है वो इमेजिनरी नंबर हो गया, ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं होगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ही और पार्ट है। इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिवाइड्स इक्विवेलेंस क्लासेस A1, A2, A3 में। अब पार्टीशन कर दिया A1, A2, A3 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
A1 यूनियन A2, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। जब आप पार्टीशन कर दिए, सबको आप कंबाइन करेंगे तो आपको यूनियन में वही सेट दोबारा से मिल जाएगा। और जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि जो इसका इंटरसेक्शन जो है वो डिसजॉइंट सेट, ये जो सेट होता है वो डिसजॉइंट सेट होता है या आइडेंटिकल होता है, तो कंबाइन करने पर पूरा सेट आ जाता है और इंटरसेक्शन लेने पर 5 आ जाता है। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, A and B are matrices of order 3/n। A एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/n। B दूसरा मैट्रिक्स है, ये है m/5। अब आपको पूछा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 टाइम्स A माइनस 3B है। अब कोई भी दो मैट्रिक्स है उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उसके ऑर्डर सेम हो। तो हम देखते हैं 5 टाइम्स ये मैट्रिक्स A है 3/n, माइनस करना 3 टाइम्स ये मैट्रिक्स B होगा कुछ m/5। इसका मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसके लिए ये जो है 3m के इक्वल, तो m क्या होगा 3, और ये जो दूसरा वाला है वो n जो होगा 5 होगा। इसका मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका 3/5। ये तो इजी है बहुत। क्वेश्चन 4 हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर वेयर। क्वेश्चन नंबर 5, A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको। वेयर A इज 2/2 मैट्रिक्स, A जो है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कंडीशन दिया हुआ है Aij इक्वल 1 if I not equal to j और 0 if I equal to j। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर ये सेम होगा I और j तो 0 लेना है, डिफरेंट होगा तो 1 लेना है। तो जब हम जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं A11 A12 A21 A22, तो मैट्रिक्स क्या होगा, ये दोनों सेम है I और J, सेम के केस में 0 लेना है, डिफरेंट के केस में 1 लेना है। ये डिफरेंट है 1, ये 0, तो ये आपका मैट्रिक्स बन के आया A। अब आपको A स्क्वायर निकालना है। A स्क्वायर का मतलब हुआ A मल्टीप्लाई A। इस मैट्रिक्स को 2 बार 0 1 1 0 लिख दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 0 1 1 0। वेरी सिंपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, तो 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0, तो 0 1। तो ये आपका A स्क्वायर का वैल्यू आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब इसमें इसका और पार्ट भी है फिफ्थ का, फॉर्मूले पर बेस्ड है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और पार्ट डिटरमिनेंट एडजॉइंट A का ये मॉड है इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है n-1। अब ऑर्डर जो है 3/3 है, तो n जो है यहां पर 3 हो गया, ऑर्डर 3/3 है, इसका मतलब n इक्वल टू 3 है। और साथ में ये दे रखा है कि मॉड -4 आई है, तो यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू -4 पावर 3 -1 -4 पावर 2 दैट इज 16, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। सिक्स्थ में है लेट A इक्वल टू
AIJ स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2. फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 A21 प्लस A12 A22 A13 और A21 22 23. अब इसका वैल्यू पूछ दिया तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए. इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, ये देखो एक रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का A11 A12 A13, एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड बाय co-factors of other rows or column, then their sum is 0. तो ये co-factors हैं 21 22 23. ये सेकेंड रो का है A11 A12 A13. ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है. जब आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकेंड रो के को-फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट का सम 0 आएगा. हमेशा ऐसा होता है. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. इंटीग्रेशन e पावर x 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये dx है. अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखें, अगर इसको एक fx लेते हैं, fx इक्वल 1 माइनस कॉट एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकालें, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया. अब आप देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव ये है. तो ऐसे सिचुएशन में एक फॉर्मूला याद रखें, e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x इक्वल e पावर x f ऑफ x प्लस c आंसर आता है. तो देयरफॉर इंटीग्रेशन e पावर x आपका 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल e पावर x ब्रैकेट 1 माइनस कॉट एक्स प्लस c, ये आपका आंसर आ गया. इसका और पार्ट है, और में है इवेल्युएट इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx. अब एक फॉर्मूला होता है माइनस ए से ए बाई ए, और ये फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो रिजल्ट 0 होता है. इसको चेक करते हैं. ऑड फंक्शन लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स. ये फंक्शन लिख दिया. एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटू साइन माइनस एक्स. ये एक्स स्क्वायर हो गया, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. अब रूल क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स, देन फंक्शन इज एफ ऑफ माइनस एक्स, सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स, देयरफॉर फंक्शन इज ऑड, और ऑड फंक्शन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑड फंक्शन है.
नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय 8th क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल -1 और x इक्वल टू 1। y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ है। x ले लिया, x डैश, y डैश, ऑरिजिन। y इक्वल एक्स स्क्वायर का ऐसे बनेगा पैराबोला, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 0 है, कुछ डिस्टेंस पर 1 ले लेते हैं और कुछ डिस्टेंस पर ये -1 ले लेते हैं। x इक्वल -1 का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस और -1 से पास होगा ऐसे, और x इक्वल 1 का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस और 1 से पास होगा। तो ये जो रीजन बन रहा है ना, ये शेडेड रीजन, इसका एरिया पूछ रहा है। तो आप क्या करो, 0 से 1 तक ले लो और ट्वाइस कर दो, या फिर -1 से 1 तक ले लो, तब ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 ट्वाइस कर देते हैं और y dx। तो एरिया इक्वल 2 बाहर, y का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx लिखेंगे, 2 बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स पावर n का डेरिवेटिव होता है एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, तो 2 है, एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, और 0 to 1 है, जब आप लिमिट पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3, तो इक्वल 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। 0 में तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 0 मैंने पुट ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर देयर इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू -4xy² और साथ में y, 0 दिया हुआ है इक्वल टू 1। अब इसमें पूछा गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जब आप वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट तो आएगा। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 1, तो कांस्टेंट आएगा। जब कांस्टेंट पुट कर देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, वो पर्टिकुलर हो गया। तो इसलिए इसमें पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू 0, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy/dx और वाले में ये एक dy/dx इक्वल दिया हुआ है x³ - y पावर n डिवाइड x² प्लस xy²। अब इसमें y का पावर n दिया हुआ है और पूछा कि होमोजीनियस होने के लिए n क्या होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ भी 2 + 1 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 3, तो n इक्वल क्या होगा 3 होगा। 10th क्वेश्चन, है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू -3/4 j। आपको इसके ऑपोजिट में, तो ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, अगर कोई दूसरा वेक्टर है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में,
तो अपोजिट वेक्टर लेने के लिए नेगेटिव लगाओ, -3/4 जे कैप, तो ये हो जाएगा 3/4 जे कैप। अब बोला इन्होंने कि अपोजिट में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल ए वेक्टर डिवाइड मॉड ए, मतलब कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। अब ये 3/4 जे कैप है, तो 3/4 जे कैप डिवाइड में अंडर रूट में होता है ना x² + y² + z², तो x तो है ही नहीं, y है, z भी नहीं है, तो सीधा 3/4 का स्क्वायर। अब आप रूट और स्क्वायर कर जाएगा, तो 3/4 जे कैप अपॉन ये भी 3/4 जे कैप, 3/4 हो गया, 3/4 से 3/4 कट गया, ये जे कैप आ गया। 10th क्वेश्चन बहुत आसान, क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2i कैप। मान लो ए वेक्टर है 2i कैप और बी वेक्टर है -3j कैप। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए क्रॉस बी, तो हाफ ये लिख दो 2i कैप क्रॉस -3j कैप। जब आप इसे इंटू करेंगे तो 2 3 जा -6i कैप क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड। अब i क्रॉस जे क्या होता है? i क्रॉस जे k कैप होगा, ये हो जाएगा -6k कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे हाफ इंटू 6 इक्वल 3, एरिया है ये, स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से 11th क्वेश्चन हो गया। अब 12th क्वेश्चन, find the angle between unit vector A and B, A कैप प्लस B कैप इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एंगल निकालना है हमें। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा A कैप प्लस B कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको आप लिख सकते हैं A कैप का स्क्वायर प्लस B कैप का स्क्वायर प्लस 2A कैप डॉट B कैप इक्वल 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, 1 + 1 प्लस इसे आप 2AB cos थीटा लिख सकते हैं इक्वल 1। 1 + 1 2 हो गया, उधर शिफ्ट कर दें 2, इसका मैग्नीट्यूड इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा, और ये 1 - 2 -1 हो गया, 2 को उधर भेज दें, cos थीटा इक्वल -1/2, cos थीटा इक्वल -cos π/3, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। अब नेगेटिव कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, तो cos थीटा इक्वल cos π - π/3 लिख दें, तब ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल 3π - π 2π cos 2π/3, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 2π/3। 12th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। 13 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू YZ प्लेन। सपोज करो ये x है और ये y है और ये z है, तो ये आपका YZ प्लेन है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू YZ प्लेन, YZ प्लेन पे एक नॉर्मल है
टू वाईजेड प्लेन, डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, फिर 90 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, 1 0 0। क्वेश्चन नंबर 14, find the coordinates of the point where line x plus 3 by 3 equal to y minus 1 by minus 1 equal to z minus 5 by minus 5 cuts the xy plane। तो आप क्या करो, इसको लेट कर लो लैम्डा। तो x प्लस 3 बाई 3 इक्वल टू लैम्डा हो गया, तो x इक्वल टू 3 को उधर भेजेंगे 3 लैम्डा, और इस प्लस 3 को भेजेंगे तो माइनस 3। फिर y इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 1, z इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा प्लस 5। अब ये जो है लाइन कट्स द XY plane, it cuts the XY plane। तो Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, Z इक्वल टू 0। अब आप माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 को 0 करोगे, 5 को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस 5 लैम्डा माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, लैम्डा इक्वल 1 आ गया। अभी लैम्डा इक्वल 1 पुट कर दें यहाँ पर, तो x इक्वल 3 इंटू 1 माइनस 3 0, y इक्वल 0, z इक्वल 0। तो कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, 0। 15 probabilities of A and B solving a problem independently are 1/3 and 1/4 respectively। अब 2 क्वेश्चन रह गए बस। क्वेश्चन नंबर 15, पी ए इक्वल 1/3, पी बी इक्वल 1/4। अब इसको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज करो ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब सिर्फ और सिर्फ ए ने सॉल्व किया तो ये रीजन होगा। सपोज करो सिर्फ बी ने सॉल्व किया तो ये रीजन होगा। अगर दोनों मिलकर के किया तो ये रीजन होगा। ये 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ए ने किया, बी ने कुछ नहीं किया, नहीं सॉल्व कर पाया, या फिर ए ने नहीं किया, सिर्फ बी ने किया, या दोनों ने किया। तो इस तरह से क्या होगा, प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए मालूम है हमें 1/3, पी बी मालूम है 1/4 माइनस, अब ये पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है तो ये होगा पी ए इंटू पी बी, मतलब 1/3 इंटू 1/4 दैट इज 1/12। तो हम इसकी जगह पे 1/12 लिख देते हैं। पी ए प्लस पी बी है बेटा, ये तो प्लस लिखेंगे। 3 4 और 12 का एलसीएम हो गया 12। 3 4 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा फिर 1, 8/12 माइनस है ये 4 3 7, 7 माइनस 1 6, 6/12 कट के आंसर आ गया 1/2। तो ये था प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन 1 मार्क का। नेक्स्ट है 16 में दिया द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन
on any particular day is 50%. Find the probability that it rains only on first 4 days of the week. अब देखो 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. अब 4 दिनों में 1 2 3 4 50% रेन. 50% का मतलब हो गया 1/2. तो मंडे को होगा 1/2, ट्यूसडे को 1/2, वेडनेसडे को पहले 4 दिन 1/2 हो गया. और 4 दिन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, अगर आप उसको 1 में से माइनस करें तो ये भी 1/2 होगा. ये नहीं होने की है. तो इस तरह से पूरे को देखें तो ये 1/2 का पावर 4 ये होने की है और नहीं होने की 1/3. तो ये हो गया 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 7. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. तो इस तरह से बोर्ड के एग्जाम से पहले आपको पूरे सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से समझ के करना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, एक आधा आ भी सकता है 2-3, और अच्छे से किए रहेंगे तो इस पर बेस्ड वैल्यू चेंज करके बोर्ड में आएगा तो आप कर पाएंगे. इसलिए बच्चों मेरा सजेशन ये है कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने से पहले 2-3 बार आप जो CBSE से लेटेस्ट सैंपल पेपर इशू हुआ है बहुत अच्छे से समझ के करें और उस पे बेस्ड और भी ढेर सारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. बाय.